बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। पहली खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर फुल कोर्ट इजलास हुआ और मामला वही था 6 जजेस का ख़त। जी हाँ, 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था जुडिशल कमीशन के नाम और जुडिशल काउंसिल के नाम, और उस ख़त में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने उनके घर वालों को अगवा किया, उनकी गंदी फिल्में बनाई गई बेडरूम्स की, और उनसे ज़बरदस्ती फ़ैसले बदलाए गए। अब पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आला तरीन जजेस बैठेंगे और सर जोड़कर इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि अब इन जजेस को और पूरे अदालती वक़ार को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना है। लेकिन बदकिस्मती से पूरी कौम इंतज़ार करती रही, इंतज़ार कर कर के सो गई, लेकिन अलामिया जारी ना हो सका। आप सोच रहे होंगे कि क्यों जारी नहीं हुआ? तो असल में जैसे कौम अलामिये का इंतज़ार कर रही थी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अलामिये का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि उन्होंने तो अलामिया जारी करना था, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? तो मेरा जवाब ये है कि चौधरी निज़ामुद्दीन उनको अलामिया देता तो उन्होंने जारी करना था ना। वो इंतज़ार कर रहे थे कि चौधरी निज़ामुद्दीन उनको अलामिया दे ताकि वो आपको आगे अलामिया दें, तो कोई अलामिया नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कुछ होगा, मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी खबर आई है कि कल दिन के वक्त क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और इन्हीं एजेंसियों के लाए हुए हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और उनके साथ उन्हीं के लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये तमाम मिलकर कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उनके चैम्बर में मिलेंगे। अब पहले तो ये मुलाकात अकेले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब तो मुजरमान हैं। मुजरमान मैं क्यों कह रहा हूँ? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुजरिम इसलिए हैं कि 1 साल से उनके नॉलेज में है ये सब कुछ, उनकी नाक के नीचे हो रहा है, बल्कि उनकी वजह से हो रहा है। ये जो कुछ जजेस के साथ हुआ, ये काजी साहब खुद करवाने वाले। तो एक तो वो मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, वो इसका हल क्या निकालेंगे? शहबाज शरीफ तो इसके बेनिफिशरी हैं सबके होने के, उनके लॉ मिनिस्टर इसके बेनिफिशरी हैं, उनके अटॉर्नी जनरल इसके बेनिफिशरी हैं। तो इन लोगों की मुलाकात से क्या निकलना है? कुछ नहीं निकलना। कम अज़ कम फुल कोर्ट के साथ इनकी मुलाकात हो और वहाँ पर फिर कौम को बताया जाए कि क्या बातचीत हुई, क्राइम मिनिस्टर इसमें क्या कहता है। बहरहाल उसने बेचारे ने क्या कहना है, वो तो इन्हीं एजेंसीज़ के टाउट हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो इस मुलाकात से तो कुछ नहीं निकलना। दूसरी तरफ वकला, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी तान कर सोए हुए हैं, और बदकिस्मती से जो हमारी साइड के वकला हैं उनको बहुत ही भरपूर किस्म की प्रेजेंस देनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज उन्होंने वो प्रेजेंस नहीं दी। सदीक जान साहब का गिला, उनका वीलॉग, उसके अंदर मैंने उनका गिला सुना, बिल्कुल जायज़ गिला है। उससे पहले मैं भी उनका वीलॉग सुनने से पहले और उससे काफ़ी पहले अपनी कोर कमेटी के अंदर मैं भी इन खदशात का इजहार कर चुका था कि हमें ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स नहीं देना। जिस तरह का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं उससे ये अपॉर्चुनिटी जो है, जो पूरी कौम के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम पाकिस्तानी कौम के लिए रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी विन कर सकते हैं। ये 6 जजेस ने जो इतनी बड़ी हिम्मत की है, अगर हमने साथ उनके हिम्मत ना की और हम इंतज़ार करते रहे कि वकला की कोई एसोसिएशन करेगी, कोई फ़लाँ करेगा, जो किसी ने नहीं करनी, तो आप फिर बहुत लेट हो जाएंगे और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और जो दूसरी साइड है उनका तो काम ये है, वो तो चाहेंगे ये कि अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाए, और वो कोशिश करेंगे कि ईद के बाद पे ये सब कुछ चला जाए। आप देखिए कि जो स्पेशली लाहौर बार की जो पंजाब बार की एसोसिएशन की जो प्रेस रिलीज़ मैंने देखी है, उससे मेरा हासा निकल गया। जी, हंसी नहीं निकली, हासा निकल गया। उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए 6 जजेस के ख़त की, और ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान तो नहीं है कहीं जजेस का, ये कहने का मतलब था उनका। मीन क्या कहूँ मैं पंजाब बार काउंसिल को, मीन इससे भी आपने आगे जाना था, मीन इससे भी आपने आगे जाना था। हजूर माजरत के साथ इसे टाउटगिरी कहा जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रेस रिलीज़ से बेहतर था आप प्रेस रिलीज़ ना जारी करते, अपनी भी इज़्ज़त रखते, वकला की भी इज़्ज़त रखते, इन जजेस की भी इज़्ज़त रखते। चलें कभी बाद में बताते कि हम मजबूर थे, ये नहीं कर सके, लेकिन ये काम तो ना करते जो गंदे वाला आपने किया है। ये प्रेस रिलीज़ भला जारी करने वाली थी जो आपने की है? कोई खुदा का खौफ करें। मीन व्हाट आर यू डूइंग? मुझे समझ भी नहीं कि क्या करें। बहरहाल वकला का मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया कि वो तहरीकें तभी शुरू होती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक धड़ा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्लान A B C D चल रहे होते हैं, तो कोई एक प्लान जब सपोर्ट करता है तो तब आपको
चार्ज बैंक से जब वो लीड लगती है और चार्ज आता है तो तभी आपको वो तहरीक उठते हुए नज़र आती है। आप इस वक्त पीटीआई को ही इसका चार्ज लेना पड़ना है, पीटीआई के वकला को ही इसका चार्ज लेना पड़ना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई में बड़े बड़े तगड़े वकला हैं वो इसका चार्ज लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप इसका चार्ज लेगी, हमारी कोर कमेटी लेगी। अगर हम इसका चार्ज नहीं लेंगे और इस सारे मामले को इसी तरीके से पीछे फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये मामला जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, और यही चौधरी निज़ामुद्दीन चाहता है। और आप देखें कि पंजाब बार काउंसिल ने कहा कि हंगामी इजलास 30 तारीख को बुला लिया। हजूर 30 अप्रैल को बुला लेना था, जो 3-4 दिन बाद जो हंगामी इजलास, इतना हंगामी इजलास था कि आप 28 को ना कर सके, 27 को ना कर सके, आप 27, 28, 29 तीनों दिन आपने ज़ाया कर दिए, 30 तारीख को जाके रखा। बहुत मसरूफ़ है ना, लोगों ने युगंडा से आना होगा आपके इजलास में, यहाँ कोई होगा नहीं। मतलब हरकतें भी लोग करते हैं तो उसकी समझ नहीं आती कि क्या करते हैं। बहरहाल अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वकला करते हुए भी अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा किसी तरफ से भी। इसलिए मैं दोबारा कोर कमेटी में भी मैंने ये वाज़े रिक्वेस्ट की है, यहाँ से इस फोरम से भी वाज़े रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, हमें तगड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए और इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, पूरी कौम को भी और तहरीक इंसाफ को भी। और अगर हमने ये ना किया तो हम इमरान खान के साथ भी गद्दारी करेंगे, हम कौम के साथ भी गद्दारी करेंगे, और हम जमहूरियत के साथ और इन जजों के साथ भी गद्दारी करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो स्मगलिंग से रिलेटेड है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में उन्होंने हुकूमत को जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने बताया कि 4000 टन, जी हाँ, रोज़ाना 4000 टन जो ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो स्मगल हो रहा है ईरान से पाकिस्तान में। और जिससे जो 15% है पूरे मुल्क के अंदर जितना भी खपत है ऑयल की, मीन पेट्रोल की, डीजल की, मट्टी के तेल की, उसका ये 15% हुजम है जो स्मगल हो रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे वो तो हमेशा से हो रहा है, तो फिर ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? अगर उन्होंने ख़त लिख दिया तो गिल साहब आप क्यों शेयर कर रहे हैं? वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये सुनिए कामरान खान साहब क्या कहते हैं, आप इनको सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतनी बड़ी खबर है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। कल रात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कराची तशरीफ लाए और कराची में तकरीबन 50 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने बहुत अहम बात की है, बहुत अहम उनकी गुफ्तगू हुई है। एक नए अज़्म के साथ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इस जो निज़ाम है इस वक्त जो काम कर रहा है, रियासत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश जो बाशी मसाइल हैं, जो तमाम इश्यूज हैं, उनको कन्फ्रंट करेगी और इसका फौरी तौर पे इसके हवाले से एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज होने वाला है। इस ऑपरेशन के आगाज का बुनियादी हदफ यह है कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए, और इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने बहुत ही पुरअज़म अंदाज में, बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में कल इन बिजनेसमैन की मीटिंग में खास तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो माशी हमवारी और माशी बेहतरी के जो इक़दाम किए जाएंगे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि स्मगलिंग की बेखनी की जाएगी, मुकम्मल तौर पे स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस वक्त जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में तेल की स्मगलिंग हो रही है इसको जीरो की सतह पर लाया जाएगा, इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। आपने सुन लिया कि कामरान खान साहब ने कई महीने अब से पहले हमें बताया था कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने एक हतमी फैसला कर लिया है कि अब स्मगलिंग को रोकना है, और उसके लिए उन्होंने सख्त ऑर्डर्स दे दिए हैं कि किसी किस्म की स्मगलिंग ना हो। और कोई अभाम नहीं था, वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये जो स्मगलिंग से आने वाला डीजल और पेट्रोल है ये तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको फिल फौर बंद किया जाएगा। उनके इस एक्शन लेने के बाद अब जो बिजनेस रिकॉर्डर की खबर आई है हमारे सामने, खत भी लिखा है जो आपको बताया ऑयल कंपनीज ने, और उसके साथ साथ जो बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है वो ये बता रही है कि स्मगलिंग बढ़ गई है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आर्मी चीफ के एक्शन लेने के बाद स्मगलिंग बढ़ गई है, कम नहीं हुई। आपको मेरा ख्याल है मेरी खबर नहीं समझ आ रही, आपको लग रहा होगा कि मैं उलट कह रहा हूं। नहीं, ये बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि स्मगलिंग बढ़ गई है जब से ये इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मैं एक्शन ले रहा हूं, और आर्मी चीफ ने भी कहा था। हमने आपको कामरान खान साहब का बयान भी सुनाया जो उस मीटिंग में शायद गालिबन मौजूद थे जहां पर आर्मी चीफ साहब ने यह ऐलान किया था। लेकिन अब जो खत है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का,
और उसके साथ साथ बिजनेस रिकॉर्डर की जो खबर है उससे ये नज़र आता है कि स्मगलिंग बढ़ गई है। कौन है जो आर्मी चीफ को फेल करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो स्मगलिंग पर काबू नहीं पा रहा? इतना हमारी पांचवीं छठी बड़ी दुनिया की हमारी फौज है, उसके आर्मी चीफ ने एक ऐलान किया है, तो एक डीजल की स्मगलिंग जो है एक बॉर्डर से नहीं रुक सकेगी? ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है ज़रूर कोई मुल्क दुश्मन अनासर है जो इसमें रखना डाल रहे हैं और आर्मी चीफ को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जो भी ऐसे लोग हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स चोरी होता है, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब होती है और ये बिल्कुल अदराक है सबको कि इस चीज़ को फौरी तौर पर रोकना है। तो एक तो ये खबर थी। अच्छा जी, दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। उनके बारे में खबर है। नईम अशरफ भट्ट, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ, ARY पे काम करते हैं, अच्छी खबर निकाल कर लाते हैं। वही ये खबर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये हुकूमत बन रही थी शहबाज शरीफ साहब की, तो ख्वाजा साद रफ़ीक को ये बताया गया था कि आपको वज़ीर रेलवे लगाया जाएगा। उसके बाद हुकूमत बना ली, कोई नामो निशान नहीं, साद रफ़ीक साहब को रेलवे की वजारत नहीं दी गई और अब उनको ये कहा गया कि आपको सियासी अमूर का मशीर लगा दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने इनकार किया। नईम अशरफ भट्ट ने जब रब्ता किया ख्वाजा साद रफ़ीक से, तो उन्होंने ना इनकार किया ना इकरार किया। उन्होंने कहा मैं इस मौजू पर चुप ही रहूँगा। मतलब वो रेलवे की मिनिस्ट्री ही चाहते ने। अगर रेलवे की मिनिस्ट्री मिल जाए तो फिर जमहूरियत के वसी तर मफाद में शायद हमारे वो भाई चल पड़ेंगे, और अगर रेलवे की मिनिस्ट्री नहीं मिलती तो फिर वो चुप रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन वैसे अगर ना भी मिले तो ठीक है, क्योंकि उनके भाई को तो पंजाब में मिनिस्ट्री दे दी हुई है ना। अब एक घर में एक ही मिनिस्ट्री दी जा सकती है, हजूर किन्नियां मिनिस्ट्रियां लैनियां जे, मतलब और कितने प्राइज बॉन्ड में मेरे दोस्त आपके निकलने हैं, बस एक निकल आया काफ़ी है। अच्छा जी, इस खबर के बाद तहरीक इंसाफ को ईद के बाद जलसे की इजाज़त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ईद के बाद, जी हाँ, ईद से पहले नहीं, ईद के बाद जलसे की इजाज़त दी है तहरीक इंसाफ को। देखते हैं इसके ऊपर अब ज़िली इंतज़ामिया क्या करती है। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइफर केस की समाअत हुई, जिसके अंदर जो इंकशाफात हुए वो होशरबा थे। उसके अंदर ये बताया गया कि जब 15 अगस्त को, ये डॉन न्यूज़पेपर ने यह खबर भी दी है, कुछ लोग आपसे पहले भी ये खबर शेयर कर चुके होंगे, क्योंकि हमने पिछला वीलॉग जो था वो पूरे का पूरा कोशिश की थी वकला के ऊपर, जजेस के ऊपर करने की। ये खबर तो हमारे पास थी उस टाइम, लेकिन इसको हमने सोचा कि वो खबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप तक पहुंचना, जो वकला की एसोसिएशंस का जो रिस्पांस था, जो जजेस का ख़त था, तो हम कल रात वाले वीलॉग में से कवर नहीं कर सके, अब कर रहे हैं। तो जो डॉन की खबर है कल शाम तक की, उसमें उन्होंने बताया कि जो सलमान सफदर ने वहाँ पर दलाइल दिए, वहाँ पता चला कि ये साइफ़र टोटल 9 जगहों पर भेजा गया था टोटल, और उन 9 दफ्तरों में जहाँ भेजा गया था उनमें से एक दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी था। जब 15 अगस्त को ये मुकदमा बनाया इमरान खान के ऊपर पिछले साल, तो उस वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ्तरों के साइफ़र का पता था। 9 जगहों पर भेजा गया था, 2 का पता था। एक तो इमरान खान साहब के दफ्तर का, जहां कह दिया कि ये गुम हो गया तो उन पर मुकदमा बना दिया, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का दफ्तर, जिन्होंने इस साइफ़र को वापस भेज दिया हुआ था अपनी जगह पर। बाकी जो 7 दफ्तर थे, जिनमें आर्मी चीफ का दफ्तर है, DG ISI का दफ्तर है, कैबिनेट सेक्रेटरी का दफ्तर है, शायद गालबन चेयरमैन जॉइंट का भी दफ्तर हो, इसमें मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान का दफ्तर था, सेनेट के चेयरमैन का दफ्तर था, और भी शायद एक आध जगह थी जहां पर ये भेजा गया था। तो ये जो 7 जगह थी वहां से ये वापस नहीं आया था साइफर। सिर्फ 2 जगह, एक से गुम हो गया कह दिया, और दूसरे से जो है इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो गुम तो इन्होंने खुद ही किया होगा वहां से, इमरान खान साहब ने तो वो नहीं रखना था अपनी जेब में, तो एक तो वो बना दिया, और दूसरा सदर पाकिस्तान का वापस आ गया था। अब हैरानी की बात यह है कि जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमा किया गया 15 अगस्त को, तो तब आर्मी चीफ के ऊपर भी मुकदमा बनता था, क्योंकि उन्होंने भी वापस नहीं भेजा हुआ था सिक्योरिटी। तब DG ISI के ऊपर भी बनता था, उन्होंने भी वापस नहीं भेजा हुआ था। तब आपके चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बनता था, तब आपके कैबिनेट सेक्रेटरी पे भी बनता था। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारे और लोगों पर भी ये चीज़ बनती थी। और ख़ुद सोच लीजिए इनकी सिक्योरिटी का आलम, के इतने महीने गुजरने के बावजूद साइफ़र उन दफ्तरों में पड़ा हुआ था। कहते हैं कि साइफ़र को बड़ी महफूज जगह पर रखा जाता है, तो उसकी
महफूज होने की आप खुद ही हालात देख लें कि इतने सारे दफ्तरों में था और वो वापस नहीं आया। जब मुकदमा दर्ज हो गया, दर्ज होने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया और FIA ने रिकॉर्ड मांगा, तो तब इन दफ्तरों से साइफर जो है फिर रातों रात ट्रांसफ़र करके वापस फॉरेन ऑफिस के अंदर जमा करवाया गया। तो एक तो ये देख लीजिए कि अकेले इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर दी, बाकी सब कुछ छुट्टी है, और बाकी तमाम बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर जो ये साइफर गुम हुआ उनसे किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। चलें, आज नहीं कल तो पूछा जाएगा, कभी ना कभी तो वक्त आएगा कि ये चीज़ पूछी जाएगी। अच्छा जी, अगली खबर, PTI के कारकुनों की जमानतें मंजूर हुई। रावलपिंडी में 9 मई के तमाम जो PTI के लोगों से या PTI से रिलेटेड लोगों के या 9 मई से रिलेटेड लोगों की जो जिनको जेल में रखा हुआ था, उनकी तमाम की ज़मानतें जो हैं वो दे दी गई अदालत की तरफ से। लेकिन रात गए जब उनको छोड़ने की कोशिश की तो जेल के बाहर से उन्हें 3 MPO के अंदर दोबारा उठा लिया गया। जी हाँ, ये वही 3 MPO का काला कानून है जिसमें अभी DC इस्लामाबाद जो मेमन साहब हैं, इरफान मेमन, वो सज़ा भुगत रहे हैं और उनको जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिलीफ दिया है और उनकी वो जो सज़ा थी उसको मुअत्तल किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उसी 3 MPO के केस में उनको सज़ा दी थी, याद कीजिए। दोबारा 3 MPO में इन लोगों को उठा लिया गया, हालांकि उनको ज़मानत मिली है। दूसरी तरफ लाहौर में आयशा भुट्टा, आलिया हमज़ा, अहमर भट्टी, उनको ज़मानत मिली। अहमर भट्टी घर पहुंच गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन ख़वातीन को भी घर आने दिया जाएगा और सनम जावेद, आयशा भुट्टा, आलिया हमज़ा, इनकी ज़मानतें हुई हैं। देखते हैं कल और परसों में इनके साथ क्या किया जाता है। ऑलरेडी इनके साथ बहुत शदीद ज़्यादती हो चुकी है और ये बहुत महीनों से जेलों के अंदर हैं। रमज़ान का महीना है, देखते हैं औरतों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। रावलपिंडी में तो कारकुनों को दोबारा पकड़ लिया है, इधर देखते हैं कि क्या किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि कोई होश के नाखून लिए जाएंगे और ये काम नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने सेनेट जो कराची से हैं, रऊफ़ सदीकी और नजीब हारून जो है, दोनों इकट्ठे बाजमात दस्तबरदार हुए हैं फैसल वाडा के हक़ में, ताकि फैसल वाडा साहब को बनाया जा सके सेनेट का रुकन। आपको पता है काकड़ साहब सेनेट वाडा, अपना सेनेट वाडा कह दिया, फैसल वाडा, काकड़ साहब और मोहसिन नकवी, ये 3 इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं और इन तीनों को जिताने के लिए हर जगह पर एड़ी चोटी का जोर लगा के इनको जितवाया जा रहा है। अगली खबर है जी, परवेज़ इलाही साहब को अडयाला से पिम्स मुंतकिल किया गया है। व्हील चेयर पर वो मुंतकिल हुए हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है। इलेक्शन भी उनको लड़ने की इजाज़त दी है लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरात से। देखते हैं इंशाल्लाह उनकी सेहत के बारे में भी जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। हाँ, वैसे तो अदालत को अब उन्हें ज़मानत देनी चाहिए और उन्हें रिहा करना चाहिए। जो जितना कुछ उन्होंने बर्दाश्त कर लिया वो काफ़ी है, काफ़ी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ से बाहर है कि अभी भी इतनी सख्त बुरी सेहत के साथ भी उनके ऊपर मजालिम जो हैं वो जारी हैं। अच्छा जी, अगली खबर, फजल रहमान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब 2024 का इलेक्शन ही चोरी शुदा है तो उसके अंदर हम ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ें। हम तो आवाम के पास जाएंगे और ये पूरे इलेक्शन को ही हम नहीं मानते, ये जाली मैंडेट है, हम इसी को नहीं मानते, तो हम इसके नीचे जो है वो अब ज़िमनी इलेक्शन किसी सूरत हम नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। अच्छा जी, उस्मान डार साहब को उम्रे पर जाने की इजाज़त दी गई है। मशरूत तरीके से श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएंगे, क्योंकि उन पर कोई मुकदमा होगा, उस सिलसिले में बॉन्ड जमा करवाएंगे और बाहर जा सकेंगे। इद्दत में निकाह का जो केस चल रहा है लोअर कोर्ट के अंदर, वहाँ पर जज साहब छुट्टी पर हैं, उम्रा करने गए हुए हैं, जो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का वहाँ केस चल रहा है। उन्होंने समाअत जो है वो गालिबन 4 अप्रैल तक मुलतवी या 6 अप्रैल तक उन्होंने मुलतवी कर दी है। अच्छा जी, गैस की डिफरेंट स्लैब्स थी। मीन अगर आप कम गैस इस्तेमाल करते थे तो आपको उसके पैसे कम देने पड़ते थे। अब आम जो घर है छोटा, उसमें सर्दियों के अंदर 2-3 MMBTU गैस जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। अब उन्होंने वो स्लैब्स ख़त्म कर दी हैं। अब आपका जो पहला ही MMBTU होगा वो कोई 600, 700, 800, 1200, 1500, 2000 का नहीं होगा, सीधा 4501 रुपये का होगा। जी हाँ, 4501 रुपये की गैस होगी पर MMBTU। अब आप ये सोच लीजिए कि कम से कम चूल्हा बंद रखने का बिल भी जो सर्दियों में है ना, मीन के बहुत कम इस्तेमाल करने का भी जो है ना, वो आपको कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये बिल आया करेगा। ये नई अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई कम है पाकिस्तान में और बाजी मरियम और PDM वालों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की महंगाई जो है ना वो ऊपर की जाए, क्योंकि आवाम का बड़ा इसरार है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि महंगाई बहुत कम है। तो ज़रा गैस, बिजली की भी कीमतें 3-4 दफ़ा ये बढ़ा चुके हैं, तो आवाम का इसरार है कि
बिजली की तो बढ़ाई हैं, आप गैस की भी बढ़ाएं। तो आपको पता है अवाम के इसरार के बगैर तो कुछ करते नहीं, तो उन्होंने ये फैसला किया है और इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं। एक आध आपके सामने कमेंट शामिल करते हैं। वो पहला कमेंट है, ये मुझे नाम नहीं पता क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अनशिक लिखा हुआ है शायद, या आयनशिक लिखा हुआ है। शहबाज गिल भाई, माजरत के साथ पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी लंबी तान कर सोई हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हो रहा था और वहाँ पार्टी का एक भी वकील मौजूद नहीं था, सब इमरान खान से डबल गेम खेलने में मसरूफ़ हैं। आपका गुस्सा बजा है, मैंने भी बिल्कुल यही बात कही है कि वहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा डबल गेम या गेम खेल रहे हैं, मेरा ख्याल कोताही हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। हमारे वकला को, हमारे बड़े नामों को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। ये दिन था सॉलिडेरिटी दिखाने का। ये पॉलिटिकल मामला है, ये कोई कानूनी मामला नहीं है। इट इज़ अ पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए ये सब कुछ किया गया। इसमें से अगर आप पॉलिटिक्स माइनस कर देंगे तो सब माइनस हो जाएगा। तो आज वकला को बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचना चाहिए था। ये हमारी बदबख्ती है, ये हमारी कोताही है, ये हमारा इमरान खान के साथ जो है ज़्यादती कर रहे हैं हम कि हम वहाँ नहीं पहुँचे। मैं बिल्कुल आपके साथ आवाज़ में मिलाऊंगा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि गेम खेली जा रही है। मैं इतना मार्जिन दूंगा कि ये कोताही है, ये नालायकी कह लें आप हमारी, लेकिन हमें वहाँ होना चाहिए। अच्छा जी, अगली जो है वो यास्मीन वास्ती, मेरा ख्याल ये नाम है, उन्होंने कहा है कि निज़ामुद्दीन इज़ रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़ डोंट ब्लेम लॉयर्स, दे आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द मॉन्स्टर्स। देखिए, ये आपका बयानिया हो सकता है कि ये सिर्फ एक जगह की है, कोई शक नहीं, जालिम जुल्म करता है, लेकिन किसी ने तो खड़े होना होता है। वकला की जिम्मेदारी है, वकला अगर खड़े होंगे तो साथ अवाम भी खड़ी होगी। और हमें तो हमेशा से यही बताया गया था कि वकला एसोसिएशन हक के लिए, लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी होती हैं। तो अब क्यों नहीं खड़ी हो रही वकला तंजीमें? तो इसलिए ये सिर्फ कह देना कि ये निज़ामुद्दीन साहब का पूरा कसूर है और अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है खड़े होने की, तो हम बस लेट जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। अच्छा जी, अगला बयान भी इसी सिलसिले में अगला कमेंट है, वट एवर डिफरेंसेस द लॉयर कम्युनिटी हैज़, दे मस्ट पुट देयर डिफरेंसेस असाइड एंड फुल सपोर्ट जो है वो इन जजेस को दें। और ये पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है कि अपने डिफरेंसेस को साइड पर रख के लॉयर्स जो हैं वो आएँ। डिफरेंसेस कोई नहीं है जी, ये कोई इस चीज़ पे क्या डिफरेंसेस होने रूल ऑफ लॉ पे और जजेस की प्रोटेक्शन के ऊपर, ये इस पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि अपने अपने मफादात की जंग हो रही है और कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि जो पुरानी हमेशा ज़्यादातर सारी नहीं मैं कह रहा, ज़्यादातर मूवमेंट जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड होती थी, और अब ऑर्गेनिक जो मूवमेंट है उसके लिए एसोसिएशंस जो हैं वो तैयार नहीं हैं, वो नहीं करना चाहती, एफर्ट इसमें नहीं डालना चाहती। बाकी कोई यहाँ पर डिफरेंसेस मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। इस चीज़ पे क्या डिफरेंस हो सकता है? एनीवेज जी, आज का पंजाबी वीलॉग देखिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने उसमें भी डिस्कस किए हैं। और मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।